कहानी का नाम है जादुई कटहल बिरयानी। पहाड़ों के बीच एक बहुत ही सुंदर सा गांव बसा था, जहां चारों तरफ हरियाली थी। वहां पर सभी लोग कटहल की खेती किया करते थे, जिस वजह से गांव में हर तरफ सिर्फ कटहल ही कटहल होता था। वही विक्रम भी अपनी पत्नी गीता के साथ मिलकर अपने खेतों में कटहल की खेती करता। एक दिन विक्रम ने गीता से कहा, सुनो, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ गांव वाले दूसरी फसलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अजी हमारे गांव में बहुत ज्यादा कटहल हो गया है, जिस वजह से अब फसल बहुत कम दामों में बिकती है। इसलिए गांव वाले दूसरी फसल के बारे में सोच रहे हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस लोगों को फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी फसल किसी की भी हो। हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। तभी वहाँ पर गोपाल आया और विक्रम से बोला, अरे विक्रम भैया, तुम यहाँ पर हो, तुम्हें कुछ पता लगा? अरे नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो गोपाल? अरे वो जो गांव का सेठ है ना, वो लोगों की जमीनों को खरीद रहा है। क्या जमीनों को खरीद रहा है? पर क्यों? उसका कहना है कि वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंग बनाएगा। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो वो ऐसी बातें कर रहा है? मैं तो अपनी जमीन कभी भी सेठ को नहीं दूंगा। भैया, कोई भी अपनी जमीन सेठ को देना नहीं चाहता है, पर सेठ जबरदस्ती कर रहा है। तो फिर मुखिया किस लिए है? हम लोग मुखिया के पास जाएंगे। भैया, आपको तो पता ही है, सेठ से कौन दुश्मनी ले। जो भी सेठ से दुश्मनी लेगा वो चैन से नहीं रह सकता। अरे तो तुम क्या चाहते हो, हम अपनी जमीन उस सेठ को दे दें? ये सुनकर गोपाल भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। धीरे धीरे गांव में चारों तरफ यही चर्चा हो रही थी कि कुछ गांव वाले सेठ को जमीन देने के लिए तैयार थे। अरे भैया, गांव का सेठ हमारे बारे में कितना सोच रहा है। वो चाहता है कि हमारे गांव में बड़े बड़े मॉल बन जाएं। पर भैया, फिर हम लोग फसल किस पर करेंगे? अरे फसल करने की जरूरत क्या है? जब मॉल बनेंगे तो उसमें काम तो मिलेगा ना। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर फिर भी ये जमीन हमारे पूर्वजों की है। इस तरह खेतों पर मॉल बनाना कुछ सही नहीं लग रहा। अरे मेरी बात मानो, आप लोगों को सेठ की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी सेठ ऊंचे दामों में जमीन ले रहा है। हमारे खेतों में कटहल के सिवा वैसे भी कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो 20 वर्षों से सिर्फ कटहल की खेती कर रहा हूँ। तभी तो कह रहा हूँ कि हमें अपनी जमीन सेठ को दे देनी चाहिए। मदन की बात सुनकर राजेश सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ पर राजेश का पिता किशोर आया और चिल्लाकर बोला, क्यों रे मदन, तू मेरे बेटे को क्या उल्टा सीधा सिखा रहा है? हा? तुझे अपनी जमीन देनी है तो तू दे दे, पर हमें अपनी जमीन नहीं देनी है। अरे काका, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अरे तू कब से गांव वालों की भलाई के बारे में सोचने लगा? हा? हमें अपनी भलाई के बारे में पता है। चल राजेश, इसके साथ मत रहा कर। ये सुनकर राजेश वहाँ से चला गया, जिस पर मदन ने अपने आप से कहा, जब तक गांव के बड़े बुजुर्ग रहेंगे, इस गांव में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। ये कभी भी उन्नति चाहते ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेठ अपने घर पर बैठा थोड़ा परेशान था, क्योंकि गांव के कुछ लोग ही अभी माने थे। और सेठ ने अपने आप से कहा, जब तक पूरा गांव वाला मान नहीं जाता, मुझे कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे खुद ही गांव वालों से जाकर बात करनी पड़ेगी। ये कहकर सेठ खुद गांव वालों से बात करने के लिए निकल गया। सेठ ने देखा सभी किसान अपने अपने खेतों में कटहल को तोड़ रहे थे, जिसे देखकर वो विक्रम के पास आया और बोला, अरे विक्रम, लगता है तुम अपने कटहल को तोड़ रहे हो बेचने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक समझा सेठ जी। वैसे आप यहाँ पर कैसे आए हैं? अरे मैं तो बस तुमसे ऐसे ही बातचीत करने आया था। बातचीत? कैसी बातचीत? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे तुम्हें तो पता ही है, हमारे गांव में कटहल के सिवा कुछ होता ही नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों न हम लोग यहाँ पर बड़े बड़े मॉल बनवा लें। सेठ जी, क्या मॉल बनाना जरूरी है क्या? अरे जरूरी है, इसीलिए तो जब हमारे गांव में मॉल बन जाएगा तो हमारे गांव की तरक्की होगी। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा कारोबार बढ़ेगा और फिर तुम लोगों को खेतों में मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। पर हमें अपने खेतों को बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? तुम्हें पता भी है
अगर तुम्हारे खेतों को मैं ऊंचे दाम में ले लूं और उन पर मॉल बना दूं, तो इससे तुम्हें ही फायदा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें आगे भी पैसा देता रहूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, मैं अपने पूर्वजों की जमीन बेचना नहीं चाहता। ये सुनकर सेठ का दिमाग काफी खराब हो गया और बोला, अरे मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, पर लगता है किसी को अपनी भलाई चाहिए ही नहीं। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया, जिस पर विक्रम ने अपने आप से कहा, मुझे पता है सेठ जी, जब तक आप हम लोगों की जमीन को ले नहीं लेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली। पर मैं भी देखता हूँ कि आप हम लोगों की जमीन को कैसे लेते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सेठ सभी गांव वालों से अपनी जमीन देने के लिए कह रहा था। जब मुखिया को इस बारे में पता लगा तो मुखिया ने सेठ को अपने घर पर बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आप गांव वाले लोगों से उनकी जमीन क्यों ले रहे हैं? आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अरे मुखिया जी, मैंने सोचा जब आपकी जमीन की बारी आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। क्या मेरी जमीन की बारी? इसका मतलब तुम मेरी जमीन भी लोगे? हाँ हाँ मुखिया जी, क्योंकि मैं पूरे गांव में विकास चाहता हूँ, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ हमारे गांव में बड़े बड़े मॉल बने, जिससे लोगों को काम मिलेगा और हमारे गांव का नाम रोशन होगा। अरे एक बात बताओ, तुम इस गांव के सेठ हो या फिर मुखिया? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी, मैं तो सेठ हूँ। तो फिर तुम्हें इतनी सोचने की जरूरत क्या है? और रही मेरी जमीन के बारे में, तो उसे भूल जाओ। ना ही मैं अपनी जमीन दूंगा और ना ही दूसरों को देने दूंगा। अब तुम चले जाओ यहाँ से। मुखिया की बात सुनकर सेठ काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है इससे आपका भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तुम मेरे नुकसान की चिंता मत करो, मैं बस गांव वालों के साथ बुरा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सेठ वहाँ से चला जाता। जब गांव वालों को पता लगा मुखिया ने सेठ को काफी खरी खोटी सुनाई, तो सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। चलो, ये काफी अच्छा हुआ जो मुखिया जी ने सेठ को काफी उल्टा सीधा सुनाया। अब सेठ कभी भी हमारी जमीनों की तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजेश भैया। मैं तो इस सेठ की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अरे परेशान नहीं होंगे, हमारे जमीनों को जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ मदन आया, जिस पर राजेश ने कहा, क्या हो गया मदन? लगता है अब तुम्हें कमीशन नहीं मिलेगा, इसीलिए उदास हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे भला कौन कमीशन देगा? अरे तुम तो चाहते थे हमारी जमीन सेठ ले ले, पर अब तो मुखिया जी हमारे साथ हैं, इस वजह से अब तुम्हें सेठ कुछ नहीं देगा। मैं चाहता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मुखिया जी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। मुखिया जी जो भी चाहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही चाहते होंगे। ये कहकर मदन वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ विक्रम और गीता भी काफी ज्यादा खुश थे और गीता ने कहा, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुखिया जी ने हमारी तरफदारी करके हमारे खेतों को बचा लिया। हाँ तुम सही कह रही हो, पर मुझे नहीं लगता कि सेठ इतनी आसानी से शांत रहने वाला है। अजी अब सेठ कुछ नहीं कर पाएगा। जब मुखिया जी ने ही सेठ को समझा दिया तो अब वो मुखिया जी के विरोध में नहीं जाएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। समय के साथ इस बार गांव में कटहल की फसल काफी अच्छी हुई, जिस वजह से लोगों को काफी मुनाफा हुआ और गोपाल ने खुश होकर कहा, चलो इस बार तो फसल काफी अच्छी हो गई है। और क्या भैया, बस इसी तरह हमारे कटहल अच्छे होते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी अब हमारे खेतों में इसी तरह कटहल होंगे। ये कहकर वो लोग काफी खुश हुए। पर एक सुबह जब सभी किसान अपने खेतों में गए तो हैरान हो गए, क्योंकि सभी के खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। कटहल के पेड़ टूटे पड़े थे, जिन्हें देखकर गांव वाले काफी दुखी हुए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया है? हमारे कटहल के पेड़ों को किसने बर्बाद कर दिया? वहीं जब विक्रम अपने खेतों पे आया तो वो भी काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, ए भगवान, ये क्या? मेरी फसल को किसने बर्बाद किया? मेरे पेड़ों को किसने काटा? पता नहीं भैया, ये सब क्या हो गया? सभी के खेतों का यही हाल है। ये सुनकर विक्रम काफी ज्यादा गुस्से में आया और बोला, मुझे पता है ये सब किसने किया है। ये सब सेठ नहीं किया होगा। क्या? सेठ ने? पर भला सेठ ऐसा क्यों करेगा?
क्योंकि वो हमारी जमीन लेना चाहता था ना, इसीलिए। पर मुखिया ने मना कर दिया था, इसलिए उसने ये सब किया है। अगर ऐसी बात है तो चलिए भैया, हम लोग मुखिया जी के पास चलते हैं। इसके बाद सभी लोग मुखिया जी के पास आ गए, जहाँ पर सेठ पहले से ही मौजूद था। गांव वालों को देखकर मुखिया ने उनसे कहा, अरे क्या हो गया, तुम लोग यहाँ पर? मुखिया जी, हम बर्बाद हो गए, लुट गए। इस सेठ ने हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया है। क्या सेठ ने खेतों को बर्बाद कर दिया? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। हमारे कटहलों के पेड़ों को किसी ने तोड़ दिया। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मुखिया ने जब ये सुना तो सेठ से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ, क्या ये सब तुमने किया? मुखिया जी, मैंने तो बस इन लोगों की मदद की है। कब तक ये लोग 20 साल पुराने उसी कटहल की फसल को करते रहेंगे? पर तुमने ये सब किया क्यों? हाँ हाँ बताओ सेठ, तुमने ये सब क्यों किया? तुमने हमारी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें इसके बदले मुआवजा देंगे। हमें नहीं चाहिए मुआवजा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं सेठ, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये कहकर गांव वाले सेठ को मारने के लिए आगे आए, जिस पर मुखिया ने उन्हें रोका और कहा, अरे रुको रुको, सेठ को मारने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी अब तुम्हारी फसल वापस तो आ नहीं सकती, इसलिए तुम लोग मुआवजा ले लो और अपने खेतों को सेठ को दे दो। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और विक्रम ने मुखिया से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आप चाहते हैं कि हम अपने खेतों को सेठ को दे दें? हाँ हाँ, मैंने काफी सोच विचार किया है सेठ की बात पर। उसमें तुम लोगों को काफी फायदा है, तो इसलिए तुम लोग अपनी जमीनों को सेठ को दे दो। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और विक्रम ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? पहले तो आपने ही मना किया था कि सेठ को जमीन नहीं दी जाएगी। तो मैं थोड़ा बेवकूफ था, पर अब मुझ में बुद्धि आ गई है, इसलिए विक्रम तुमसे भी कहता हूँ, अपनी जमीन सेठ को दे दो। नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन सेठ को नहीं दूंगा। मैं फिर से कटहल के पेड़ों को उगाऊंगा, चाहे कितना भी समय लगे। तुम बड़े जिद्दी हो, तुम मानते नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो भी अपनी जमीन को देना चाहता है वो आ सकता है, मैं उसे दुगने पैसे दूंगा। ये सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए और गोपाल ने कहा, ठीक है, मैं अपनी जमीन आपको देता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी अपनी जमीन आपको देता हूँ। गोपाल और राजेश की बात सुनकर विक्रम काफी हैरान हुआ और बोला, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? चंद पैसों के लिए तुम लोग अपनी जमीन बेच दोगे? अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। वैसे भी फसल बर्बाद हो गई है, हमें दुगने पैसे भी मिल रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? हाँ भैया, मेरी बात मानो तो तुम भी अपनी जमीन सेठ को दे दो। नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन सेठ को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? जब उसका मन होगा वो दे देगा, तब तक तुम लोग अपनी जमीन के कागज ले आओ। ये सुनकर गोपाल, राजेश और बाकी के गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर विक्रम ने कहा, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम भी सेठ के साथ मिले हुए हो मुखिया। अरे वाह विक्रम, तुम्हारी बुद्धि को तो मानना पड़ेगा। तुम तो बड़े ही तेज हो, तुम्हें किसान किसने बना दिया? हाँ, हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत आगे तक जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, खास तौर पर तुम्हें। ये कहकर विक्रम वहाँ से चला गया, जिस पर सेठ ने मुखिया से कहा, वैसे मानना पड़ेगा आपका दिमाग। आपने पहले ऐसा दिखाया जैसे आप मेरे विरुद्ध हैं, जबकि आप तो मेरे साथ पहले से ही मिले हुए थे। अरे दिमाग से काम लेना पड़ता है सेठ, न कि तुम्हारी तरह। पर हमें इस विक्रम का कुछ न कुछ करना होगा। ये तो आपने ठीक कहा, पर यह विक्रम इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, जब सभी गांव वाले हमें अपनी जमीन दे देंगे तो ये विक्रम भी थक हार कर हमें जमीन दे देगा। हाँ हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम इसे बात के लिए छोड़ देते हैं, पहले बाकी गांव वालों से जमीन लेते हैं। ये कहकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं विक्रम अपने घर पर आया और विक्रम को इतना परेशान देखकर गीता ने कहा, क्या हुआ?
आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब क्या बताऊं, जिस मुखिया पर हमने आंख बंद करके विश्वास किया था वही मुखिया धोखेबाज निकला। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मुखिया जी ने? इसके बाद विक्रम ने गीता को सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो काफी दुखी हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है, मैं अपनी जमीन किसी भी हालत में मुखिया या सेठ को नहीं दूंगा। जब सभी गांव वाले देंगे तो फिर हमें भी तो अपनी जमीन देनी पड़ेगी ना? नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला। कल से ही मैं अपने खेतों में कटहल की फसल शुरू कर देता हूँ। अगली सुबह विक्रम अपने खेतों में कटहल की फसल कर रहा था। तभी वहाँ पर गोपाल आया और बोला, अरे भैया, तुम फिर से फसल करने लगे? हाँ हाँ, तुमने तो अपने खेतों को मुखिया को दे दिया ना। हाँ भैया, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास रास्ते थे पर तुमने दूसरा रास्ता चुना और वो गलत है। मैं अपनी जमीन कभी भी इस तरह किसी को नहीं दूंगा। तभी वहाँ मदन आया। मदन को देखकर गोपाल ने कहा, क्यों मदन, तुमने अपनी जमीन मुखिया को नहीं दी? नहीं नहीं, और ना ही मैं अपनी जमीन मुखिया को देने वाला हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? पहले तो तुम ही कह रहे थे कि हम लोग अपनी जमीन मुखिया को दे दें। हाँ कह रहा था, पर अब मुझे पता चला है कि मुखिया हमें सिर्फ बहका रहा है, क्योंकि वो हमें जमीन के पैसे भी नहीं देगा। ये सुनकर गोपाल काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? उसने तो मुझे दुगने पैसे देने की बात कही है। यही तो उन लोगों की साजिश है जिसमें तुम फंस रहे हो। वैसे विक्रम, तुमने क्या सोचा है? तुम अपनी जमीन दे रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। धीरे धीरे करके गांव वालों ने मुखिया को अपनी जमीन दे दी, जिससे मुखिया और सेठ काफी ज्यादा खुश हो गए। चलो, लगभग सभी लोगों ने अपनी जमीन दे दी है। अब बस 1-2 लोग बचे हुए हैं। हाँ मुखिया जी, जिसमें विक्रम का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उससे जमीन निकलवाना बहुत मुश्किल होगा। उसने अपने खेतों में फिर से कटहल की फसल कर ली है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, वो भी अपनी जमीन दे देगा। हाँ। वहीं दूसरी तरफ किशोर काफी दुखी था, क्योंकि राजेश ने भी अपनी जमीन दे दी थी, जिस पर किशोर ने उससे कहा, तू मेरा नालायक बेटा है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तूने अपनी जमीन मुखिया को क्यों दे दी? पिताजी, वो हमें दुगने पैसे दे रहे हैं। पैसे भी कटहल की फसल करते हुए मैं थक चुका हूँ। अरे तो दूसरी फसल कर लेता, जमीन देने की क्या जरूरत थी? वो मेरे पूर्वजों की थी। अरे पिताजी, हमारी जमीन पर मॉल बनेंगे, आप ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? हे भगवान, अरे समझ तो तू नहीं रहा है, ये सब मुखिया की चाल है। वो हमारी जमीन हड़प लेगा। पर राजेश ने अपने पिता की बात नहीं मानी। समय के साथ अब गांव में सिर्फ विक्रम के पास ही खेत बचे हुए थे, जिसमें कटहल हो रहे थे, जिसे देखकर विक्रम ने गीता से कहा, हमारी फसल इस बार काफी अच्छी हुई है, पर सोच रहा हूँ कोई नया काम शुरू कर लूँ। वैसे भी गांव में जल्द ही मॉल बन जाएंगे। जी कह तो आप ठीक ही रहे हैं, पर नया काम क्या शुरू करेंगे? तभी वहाँ किशोर आया। किशोर को देखकर विक्रम थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे काका, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं विक्रम, मेरा बेटा तो नालायक निकल गया। उसने सारी जमीन मुखिया को दे दी। हाँ हाँ, मुझे भी राजेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर क्या कर सकते हैं। वैसे आप बताइए। अरे बेटा, मैं तुमसे एक कटहल लेने आया हूँ। मुझे आज कटहल की बिरयानी बनानी है। क्या? कटहल की बिरयानी? ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैं इस गांव में कई वर्षों से हूँ, पर मैंने तो कभी कटहल की बिरयानी नहीं बनाई, जबकि मैं खुद कटहल करता हूँ। अरे बेटा, कटहल की बिरयानी मेरी माँ बनाया करती थी। आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, क्योंकि मेरे पूर्वजों की जमीन को राजेश ने आग लगा दी। इसी वजह से आज मैं कटहल बिरयानी बनाऊंगा। अगर ऐसी बात है काका, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैं भी तो देखूं कैसे बनती है। इसके बाद विक्रम कटहल को लेकर किशोर के घर आ गया। किशोर ने कटहल को छोटे छोटे पीसों में काटा और फिर मसाले डालकर बनाने के लिए रख दिया।
दूसरी तरफ उसने चावलों को उबालकर तैयार किया और फिर उसी कटहल में मिलाकर उसके ऊपर प्याज, हरी मिर्च, नींबू का रस डालकर ढक दिया। आधे घंटे बाद उसने जब ढक्कन को हटाया तो इतनी अच्छी खुशबू थी कि विक्रम से रहा ही नहीं गया और उसने कहा, अरे वाह काका, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जब तुम खाओगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इसके बाद जब विक्रम ने कटहल बिरयानी खाई तो वो उसका दीवाना हो गया और बोला, अरे वाह काका, आपकी बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। अगर ऐसी बिरयानी गांव में बिकने लगे तो सभी लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। बेटा, अब मेरे पास तो कटहल है ही नहीं। मुझे राजेश से भी कोई उम्मीद नहीं है। तुम चाहो तो कटहल बिरयानी बना सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं काका, मैं जरूर आपकी बिरयानी बनाकर बेचूंगा। इसके बाद विक्रम वहाँ से घर आया और उसने गीता को भी कटहल बिरयानी दी जो कि वो किशोर से ले आया था। गीता ने जब कटहल बिरयानी खाई तो कहा, अरे वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही लाजवाब है। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग कटहल बिरयानी को बेचा करेंगे, जिससे हम लोगों की आमदनी और होगी। ये सुनकर गीता भी काफी ज्यादा खुश हो गई और अगली सुबह से ही विक्रम कटहल बिरयानी को गांव में बेचने लगा। जब गांव वालों ने ये देखा तो वो उसके ठेले पर आए और बोले, अरे भैया, तुम ये बिरयानी कब से बेचने लगे? और कटहल बिरयानी, भला कटहल बिरयानी भी होती है क्या? अरे भैया, एक बार खा कर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। ये बिरयानी अच्छी अच्छी बिरयानी को फेल करे हुए है। ऐसी बात है तो जरा एक प्लेट मुझे भी लगा दो। हाँ भैया, गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें भी तो जरा एक प्लेट खिला कर दिखाओ। हाँ हाँ, मैं अभी तुम लोगों के लिए एक एक प्लेट लगाता हूँ। इसके बाद विक्रम ने उन दोनों को एक एक प्लेट कटहल बिरयानी दी। जब उन्होंने कटहल बिरयानी को खाया तो काफी ज्यादा खुश हुए और बोले, अरे वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही लाजवाब है। भैया, ये कटहल बिरयानी है, वैसी नहीं है। इसका जादुई स्वाद लोगों को पागल कर देगा। कहे तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो भैया, इसे खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खाते ही चले जाओ। उस दिन विक्रम की काफी अच्छी बिक्री हो गई। समय के साथ विक्रम की कटहल बिरयानी काफी बिकने लगी और लोगों ने उसका नाम रख दिया जादुई कटहल बिरयानी, क्योंकि एक बार जो भी उसकी बिरयानी खा लेता वो बार बार उसी के ठेले पर आता था। जब मुखिया को इस बारे में पता लगा तो उसने सेठ से कहा, विक्रम तो हार मानने वाला नहीं है। चलो हम लोग इसके पास जाकर बात करके आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसकी जमीन तो मिल जाए तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। सभी गांव वालों ने तो अपनी जमीन दे ही दी है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अगर इसने अपनी जमीन नहीं दी तो हम फिर इसके साथ वही करेंगे जो हमने पहले विनोद के साथ किया था। ये तो आपने सही कहा मुखिया जी। इसके बाद वो लोग विक्रम के ठेले पर आए और बोले, अरे विक्रम, ये बिरयानी बेचना कब से शुरू कर दिया? जब से मेरे खेतों में ताजा कटहल हुए हैं तब से। मुखिया जी, आप यहाँ कैसे आए? क्या बिरयानी खाने आए हैं? अरे बिरयानी खाने नहीं, बल्कि तुझे समझाने आए हैं। अपने खेत हमें दे दो। तुम्हारे खेत ही सिर्फ रह गए हैं, सभी ने मुझे अपने खेत दे दिए हैं। मुझे पता है, आप मेरे खेतों को लेकर उन पर मॉल नहीं बनाने वाले, बस हड़पने वाले हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो अभी तक आपने गांव वालों को पैसे क्यों नहीं दिए? आपको उनके पूरे पैसे दे देने चाहिए थे। हमारी मर्जी, हमारा जब मन होगा तब हम देंगे। तुम बस अपनी जमीन हमें दे दो, हम तुम्हें पहले ही पूरे पैसे दे देते हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। ये सुनकर मुखिया और सेठ को काफी गुस्सा आया और वो वहाँ से चले गए, जिस पर विक्रम ने अपने आप से कहा, लगता है मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इनका। दूसरी तरफ गांव वाले काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि अभी तक मुखिया ने उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए थे, जिस पर गोपाल ने कहा, हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन की बात सच हो, इस मुखिया ने हमें ठग लिया हो। पता नहीं भैया, मेरे पिताजी तो पहले ही काफी ज्यादा चिल्ला रहे थे, अगर पैसे नहीं मिले तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और एक दिन मदन विक्रम के ठेले पर आया और काफी देर तक बातचीत करता रहा, जिस पर विक्रम ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर हम लोग उन लोगों को जल्द ही हरा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ और बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, पर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। इसके बाद मदन वहाँ से चला गया। एक दिन जब विक्रम अपने घर पहुँचा तो उसने देखा गीता वहाँ पर नहीं थी, जिस पर वो काफी हैरान हुआ। ये गीता कहाँ चली गई? तभी वहाँ पर मदन आया और बोला, भैया, गीता भाभी को मुखिया और सेठ ले गए हैं। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं आज उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद विक्रम मुखिया के घर के लिए निकल गया। विक्रम को देखकर मुखिया काफी खुश हुआ और बोला, आओ आओ विक्रम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुखिया जी, ये सब क्या है? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपना खेत आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमसे जमीन छीन रहा हूँ। अपना खेत मुझे दे दो या फिर अपनी बीवी को मरता हुआ देखो। ये सब क्या है? आपको पता भी है आप गांव के मुखिया हैं। अरे मुझे अच्छी तरह पता है, पर मुझे अपने स्वार्थ से मतलब है, ना कि किसी और से। मुझे पहले ही पता था कि आप मुखिया बनने के काबिल ही नहीं हैं, ना ही ये सेठ। आप लोगों को आपके किए की सजा जल्द ही मिलेगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमें भला कौन सजा देगा? हमें कोई सजा नहीं दे सकता। अभी वो लोग ये सब कह ही रहे थे कि तभी पुलिस वहाँ आ गई और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिस पर मुखिया ने कहा, अरे ये पुलिस कौन लेकर आया? मैं लेकर आया हूँ मुखिया जी। मदन को देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए और बोले, अरे मदन, तुम तो हमारे साथ थे, फिर तुम विक्रम के साथ कब से हो गए? अरे मैं आपके साथ कभी नहीं था, मैं तो बस अपने भाई की मौत का बदला ले रहा था। आपने जिस विनोद को मारा था वो मेरा भाई था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यही सच है मुखिया जी, मैं कब से इस तलाश में था कि मैं आप लोगों की सच्चाई पुलिस के सामने लाऊं। आप इन्हें ले जाइए। इसके बाद पुलिस मुखिया और सेठ को पकड़कर ले जाती है और सभी गांव वालों को उनके खेत वापस मिल जाते हैं, जिससे सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं। अरे वाह विक्रम भैया, आज तुम्हारी वजह से हमें हमारे खेत मिल गए। ऐसी बात नहीं है, अगर मदन ने मेरी मदद नहीं की होती तो ये सब कभी नहीं हो पाता। तुम लोगों ने मदन को गलत समझा था। मदन, हमें माफ कर दो, हम तो सोच रहे थे तुम मुखिया और सेठ से मिले हुए हो। भैया, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि इन्होंने मेरे भाई को मारा था और मैं अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैं उनके साथ मिल गया था। फिर भैया, इन्होंने विनोद को कब मारा? हमें तो पता ही नहीं लगा। मेरे भाई को पहले ही इन लोगों की असलियत पता लग गई थी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हमारे ही खेत पर कब्जा किया था। जब मेरे भाई ने विरोध किया तो इन्होंने उसे मार दिया। तब मैं यहाँ पर नहीं था, शहर चला गया था, इसलिए ये लोग मुझसे अनजान थे। ये सुनकर सभी लोगों को मदन की बात समझ आ गई, जिस पर विक्रम ने मदन से कहा, अब तुम परेशान मत हो, अब तो तुम्हारे खेत तुम्हें मिल गए हैं। हाँ हाँ भैया, अब मुझे मेरे खेत वापस मिल गए हैं और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल गई होगी। तभी वहाँ पर गीता भी आ गई और बोली, हाँ जी, अजय आप आ गए। आपको पता नहीं है, इन्होंने मुझे बंद करके रखा था। मुझे पता था, पर अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। वहीं अब सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे और सभी फिर से अपने खेतों में कटहल की फसल करने लगे। वहीं विक्रम कटहल की फसल के साथ बिरयानी भी बेचता था, जिस पर किशोर काफी खुश था। और एक दिन किशोर विक्रम के ठेले पर आया और बोला, अरे बेटा, एक प्लेट मुझे भी बिरयानी देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं काका। ये कहकर विक्रम ने किशोर को बिरयानी दी। कटहल बिरयानी खाने के बाद किशोर पैसे देने लगा, जिस पर विक्रम ने कहा, नहीं नहीं काका, पैसों की जरूरत नहीं है, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। अरे बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत है। मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे खेत वापस मिल गए। ये सुनकर विक्रम काफी खुश हुआ और अब
सभी लोग आराम से रहने लगे और सभी काफी खुश भी थे।